नमस्कार आप सभी लोगों को। आज आप लोग के बीच में मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दा लेकर के आया हूँ। यह गंभीर मुद्दा सभी लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, लेकिन जैसे ही अपनी शिक्षा समाप्त करते हैं वैसे ही इस गंभीरता से दूरी बना लेते हैं। लेकिन देश में रहने के लिए किस देश क्या, अगर मैं अपने घर में भी आप रह रहे हैं और आपको अगर कोई निर्णय देना हो तो उस निर्णय को देने के लिए आपको अपने घर के प्रत्येक सदस्य, उस घटना, उस परिस्थिति का पूर्वानुमान होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। अतः इसलिए आज हम सभी लोग देश के नागरिक हैं। देश के अंदर अनेक घटनाएं घटित होती हैं, अनेक प्रकार की राजनीतिक घटनाएं, सामाजिक घटनाएं हम सभी लोगों के बीच में रहती हैं। इन सभी घटनाओं के ऊपर हम सभी लोग अपने अपने विचार अनेक स्थलों पर प्रस्तुत करते हैं। जो व्यक्ति पदासीन है वह अपने पदाधिकारियों के मध्य, जो व्यक्ति सामान्य है वह सामान्य क्षेत्रों में अपने अपनी राय को प्रस्तुत करते हैं। किंतु जिस भी राय को वो प्रस्तुत करते हैं उन रायों को वह बिना किसी पूर्वानुलोकन के करते हैं। अपनी राय को वो जब भी देते हैं उसके लिए वह अपनी पृष्ठभूमि को ध्यान से नहीं देखते हैं, न ध्यान और गंभीरता के साथ उस पर चर्चा करते हैं। ऐसा नहीं है कि देश का सामान्य नागरिक ही ऐसा करने में सक्षम है, क्योंकि सामान्य नागरिकों में भी जो भी व्यक्ति इस आधारभूत रोचक जानकारी की समझ रखता है वह अपनी कोई भी निर्णय देने के लिए अपना पूर्वानुमान अवश्य कर लेता है। तो यह जो गंभीर मुद्दा है, आप पीछे हमारे देख भी रहे होंगे हेडिंग, भारत का इतिहास। हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए और हमारे देश में क्या घटना घटित हो रही है, वह चाहे सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, राजनैतिक रूप से हो, धार्मिक रूप से हो, किसी भी प्रकार की कोई भी घटना हो, इस घटना का पूर्वानुमान लगाने हेतु और उस पर किसी भी प्रकार का अपना विचार प्रस्तुत करने हेतु हमें आवश्यक है कि हम उस चीज़ से संबंधित अपने इतिहास को जरूर दोहरा लें। क्योंकि एक कहावत भी है कि हमको अपने भूतकाल से, अपने अतीत से हमेशा सबक लेना चाहिए और इतिहास हमेशा दोहराता है। तो जब तक हम इतिहास की एक गहरी समझ नहीं रखेंगे, जब तक हमारे पीछे क्या हो चुका है उसकी जानकारी नहीं रखेंगे, तब तक हम अपने भविष्य में आगे आने वाली उस घटना से संबंधित किसी भी घटना को सामना करने के लिए या उस पर निर्णय देने के लिए सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो आइए जानते हैं हमारे देश के संपूर्ण इतिहास के विषय में। हमारे देश का जो इतिहास है उस इतिहास को अगर हमको जानना है तो हम मुख्य 3 भागों में इसको बांट करके जान सकते हैं। पहला भाग होगा प्राचीन भारत का इतिहास। इस क्षेत्र में हम जब पढ़ेंगे, जब इस क्षेत्र की जानकारी लेंगे, तब हम यह जानेंगे कि कैसे भारत का निर्माण हुआ, कैसे सिंधु के पूर्वी भाग के क्षेत्र को भारत कहा जाने लगा, क्या पृष्ठभूमि बनी, कैसे इसका नाम पहले आर्यावर्त था, जम्बू द्वीप था, उसके बाद बढ़ते 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 वैदिक काल में यह भारत बना। इसकी जानकारी हम इसमें ही प्राप्त करेंगे। आगे जानेंगे मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत, जब हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब हम यह जानेंगे कैसे बाहर से, अरब देशों से और हमारे भारत के पश्चिम भाग से जितने भी आक्रांता आए, कैसे अपनी संस्कृति को लेकर के भारत के अंदर प्रवेश करेंगे, अपनी
क्रियाकलापों को करेंगे और कुछ तो वापस चले जाएंगे, लेकिन कुछ हिस्सा होगा, कुछ आबादी होगी जो यहीं बस जाएगी। ना केवल बसेगी बल्कि संपूर्ण भारत पर शासन भी करेगी। ना केवल शासन करेगी, अपना एक अविस्मृत इतिहास छोड़ करके जाएगी। और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। यह केवल पढ़ाई मात्र नहीं है, यह हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को जागरूक करने के लिए, उसकी जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, उसको अपने भूतकाल को जानने के लिए, अपने देश को जानने के लिए, अपनी पृष्ठभूमि जानने के लिए, अपने समाज को जानने के लिए यह जानकारी देश के सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि केवल इसको छात्र ही देख सकते हैं, यह जानकारी देश के हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। अब हम आगे के भाग में जानेंगे कि हम यह 3 जो भाग हमने बांट रखे हैं, इनके प्रत्येक भाग में हम कौन कौन सी प्रमुख जानकारियों को पढ़ेंगे या उसके विषय में जानेंगे और साथ में अपने वर्तमान से उसकी तुलना करेंगे। आइए जानते हैं। आइए जानेंगे भारत के इतिहास के विषय में। जैसे कि पहला विषय था प्राचीन भारत, एक टॉपिक मिसिंग है। अब जानेंगे अपने विषय के बारे में। सबसे पहले हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, तो सर्वप्रथम जानकारी हमारे पास यही होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ेंगे ये इतिहास। इतिहास पढ़ने से क्या लाभ है, किस लिए पढ़ा जाता है इतिहास, क्यों हम पुरानी बातों को याद रखें, उससे हमको वर्तमान में क्या लाभ होगा, इसकी जानकारी हम लेंगे इतिहास की समझ के टॉपिक को पढ़ करके। दूसरा होगा प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल। हमारे पूर्वज जो कि आदि मानव थे, आधा मानव और आधा मानव स्वरूप था, कैसे धीमे धीमे वह मानव आकृति में आई, कैसे एक संपूर्ण मानव बनते हैं, कैसे उस समय पत्थर का प्रयोग करके औजार बनाए जाएंगे, उससे शिकार किया जाएगा, पत्थर से ही अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाएंगी, उनका प्रयोग किया जाएगा, पत्थर का चाक बनेगा, पत्थर का पहिया बनेगा, पत्थर का पहिया बनेगा, पत्थर से ही पत्थर रगड़ेंगे और चिंगारी से अग्नि का भी आविष्कार होगा। तो पाषाण काल में अनेक विकास हुए हैं जिसने मानव समाज को एक नई दिशा दी। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे पाषाण काल में। फिर आएंगे ताम्र पाषाण काल। पहली धातु खोजी जाएगी तांबा, और तांबा और पत्थर के प्रयोग से ताम्र पाषाण काल चलेगा। इस काल की जो मुख्य विशेषता है वह है हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। पूरे विश्व की सबसे विकसित सभ्यताओं में से हड़प्पा सभ्यता। बहुत ही रोचक से रोचक जानकारियां मैं आपके बीच में ला करके रखूंगा जब मैं आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताऊंगा। आप दंग रह जाएंगे कि हमारा देश आज से 4,500 से 5,000 वर्ष पूर्व इतना विकसित था, जब पूरा विश्व पत्ते पहनता था, नग्न घूमता था, शिकार करता था। उस समय हड़प्पा सभ्यता में हम लोग वस्त्र निर्माण कर चुके थे, रेशमी सूती वस्त्र पहनते थे, जूते पहनते थे, महिलाएं श्रृंगार करती थी। साथ ही यहाँ पे अनेक प्रकार की संस्कृतियों का भी विकास हमको देखने को मिलेगा। यहाँ की नगरीय सभ्यता अगर आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे।
वर्तमान में भी हम लोग उतने विकसित नहीं है जितने विकसित ये लोग थे। तो जब हम इस विषय पे आएंगे तब इसकी विशेषताओं को आपके बीच में रखेंगे। फिर आएंगे वैदिक सभ्यता, जिस सनातन धर्म की बात हम करते हैं, जैसे हिंदू धर्म को सर्व प्राचीन की मान्यता देते हैं, वह हिंदू धर्म हमारा यहीं से उत्पन्न हुआ है। जब हम वैदिक सभ्यता में आएंगे तब हम जानेंगे इस काल में वेद लिखे जाएंगे। वेदों की संख्या 4 है, उनके बारे में जानेंगे। उपवेद जानेंगे, वेदांग जानेंगे, उपनिषद जानेंगे, ब्राह्मण जानेंगे, अरण्यक जानेंगे। ऐसी ढेर सारी जानकारियां हमको यहाँ से मिलेंगी और हमको वास्तविक सनातन धर्म की जानकारी प्राप्त होगी। फिर आएगा महाजनपद काल, जैसे नाम से ही मालूम पड़ रहा है, महा प्लस जनपद। ऐसे ऐसे क्षेत्र बनेंगे जो आकार में बहुत बड़े बड़े होंगे, साम्राज्य विस्तार होगा और यहीं से देश का निर्माण प्रारंभ होगा। फिर आएगा मौर्य साम्राज्य। जिस अखंड भारत की परिकल्पना हम लोग करते हैं, वह अखंड भारत इसी काल की देन है। मौर्य साम्राज्य में ही जिस अखंड भारत को आप लोग देखते हैं, गूगल पे, यूट्यूब वीडियोस पे, अनेक जगहों पे सनातनी धर्म वाले जितने भी समुदाय लोग हैं वह दिखाते हैं। एक बड़े से झंडे पे पूरा भारत दिखाई देगा, श्रीलंका रहेगा, म्यांमार, नेपाल, चाइना का कुछ क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान तक की सीमा का जो आप अखंड भारत का क्षेत्र देखते हैं वो इसी काल में बनेगा। इसके बाद हमारे मौर्य साम्राज्य का विघटन होगा, साथ ही अनेक राजवंश भारत में उत्पन्न होंगे, अनेक छोटी छोटी शक्तियां बनेंगी और उसके बाद आएगा भारत का सबसे सुनहरा काल, जिसको भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग भी कहा जाता है। भारतीय साम्राज्य में स्वर्ण युग भी कहा जाता है। वह काल आएगा गुप्त साम्राज्य। इसमें मुद्रा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मुद्रा की जानकारी हमको यहाँ से प्राप्त होगी और यही एक ऐसा काल है जहाँ पे स्वर्ण मुद्रा चलाई जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि इतने बड़े काल बना, मौर्य काल बना, इसमें स्वर्ण मुद्रा नहीं भाई, लेकिन जो सबसे क्या कहते हैं प्योर गोल्ड, 23-22 कैरेट गोल्ड के जो सिक्के होते हैं वो इस काल में ही चलाए गए। मतलब एक सिक्के के अंदर 80 से 90% गोल्ड और बाकी अन्य धातु मिलाकर के ये लोग सिक्के बनाते थे जो कि अति मूल्यवान होते थे। अब आगे जानते हैं मध्यकालीन भारत के बारे में, जानेंगे मध्यकालीन भारत के विषय में। यह अत्यंत ही गंभीर मुद्दा है, गंभीर विषय है और गंभीर टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आएंगी कुछ बाहरी शक्तियां, पश्चिमी शक्तियां जो आक्रमण करेंगी भारतवर्ष पर। कौन कौन सी शक्तियां आएंगी उसके पहले जानते हैं विश्व में एक नए धर्म का उदय होगा, इस्लाम धर्म का उदय होगा, उद्भव होगा और भारत आगमन होगा। कैसे होगा भारत में आगमन, जानेंगे। विश्व में उद्भव के बाद क्यों इस्लामिक शक्तियां भारत में आईं, कैसे उनका मार्ग बना, क्या ऐसी आवश्यकताएं पड़ी, कौन सी ऐसी सूचनाएं मिली जिसके कारण बाहरी पश्चिमी शक्तियों ने भारत पर आक्रमण किया, ये सभी बातें हम जानेंगे आगे। पश्चिमी आक्रांता कौन कौन से हैं? अरब देश के अरबी आक्रांता, मोहम्मद गौरी आएगा गौरी क्षेत्र से, और अफगानी आएंगे। इनको हम पढ़ेंगे बारी बारी से। ये लोग देश में आएंगे, आक्रमण करेंगे, लूटपाट करेंगे, साथ ही
अपनी कुछ शक्तियां रुकेंगी और अपनी सत्ता भी स्थापित करेंगी। फिर निर्माण होगा दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत गुलामों के द्वारा स्थापित एक पूरी सल्तनत होगी, जिसमें पहली महिला सुल्ताना बनेगी, नाम होगा रजिया। कैसे इस्लामिक पद्धति के अंदर पहली और अंतिम महिला सुल्ताना बनकर के आएगी सामने, रजिया सुल्तान कैसे वह गद्दी संभालेंगी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के काल में। फिर आएंगे मुगल। मुगल क्षेत्र से संबंधित तुर्की मुस्लिम मुगल साम्राज्य, वह मुगल साम्राज्य जिसके इतिहास से, जिसके शासन से हम आज तक नहीं उबर पाए। अभी हाल में ही राम मंदिर का मुद्दा हुआ, जिसमें बाबरी मस्जिद को हटाया गया, बहुत भारी विवाद भी हुआ। वह बाबरी मस्जिद इसी मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के द्वारा स्थापित कराई गई थी। बाबर के द्वारा भी नहीं, बाबर के काल में उसके सेनापति के द्वारा स्थापित कराई गई थी। जब हम इस विषय पे आएंगे तब पढ़ेंगे इस विषय को। और अन्य क्षेत्रीय राजवंश, मुगल साम्राज्य में भी कुछ क्षेत्रीय राजवंश राजपूताना होंगे जो अलग रहेंगे, नहीं शामिल होंगे, नहीं मिलेंगे। कुछ लोग मिल जाएंगे, कुछ लोग संधि नहीं करेंगे, उनका अलग क्षेत्र होगा। और मुगल साम्राज्य में ही जब विघटन होगा, पतन होगा, तो अनेक क्षेत्रीय राजवंशों का निर्माण होगा, उसको हम आगे जानेंगे। अब जानेंगे देश के सबसे रोचक तथ्य, रोचक भाग और अविस्मरणीय आधुनिक भारत को। आधुनिक भारत जिसकी शुरुआत होगी उत्तर मुगल वंश, औरंगजेब के बाद जब मुगल वंश समाप्त होगा और औरंगजेब के वंश के जो उनके बच्चे होंगे, जो उनके युवराज होंगे, जब वो गद्दी संभालेंगे और वो सुल्तान बनेंगे, तो सुल्तान नहीं, जब वो बादशाह बनेंगे, तब कैसे मुगल वंश का पतन होगा, कैसे क्षेत्रीय रियासतों का उदय होगा, ये हम जानेंगे उत्तर मुगल काल के अंदर। फिर जब मुगल वंश कमजोर होगा, तब यूरोप में एक शक्ति आएगी, भारत का गेट खटखटाएगी और अंत में भारत में अपने ऐसे निशान छोड़ करके जाएगी जो आज तक अविस्मरणीय होंगे। यूरोपीय कंपनियां आएंगी, जिसमें डच आएंगे, डेनिश आएंगे, फ्रांसीसी आएंगे, ब्रिटिश आएंगे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पुर्तगाली भी आएंगे। ऐसी 5 यूरोपीय कंपनियां भारत में आएंगी और सभी अपने कभी ना खत्म होने वाले निशान को छोड़ करके जाएंगी। जो कंपनी रुकेगी वो होगी ब्रिटिश कंपनी, और ब्रिटिश कंपनी जिस चीज के लिए अपने सर्वाधिक यादें छोड़ेगी वो होगा भू राजस्व, कर, टैक्स। टैक्स को वो किस प्रकार वसूल करेगी, कैसे टैक्स से अपना खजाना ब्रिटिश सरकार भरेगी, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर ब्रिटिश काल में अब ऐसा नहीं है, सभी में कुछ ना कुछ कमी होती है तो कुछ ना कुछ अच्छाई भी होती है। देश में ब्रिटिश काल के दौरान हुए विकास, जो समाचार आप पढ़ रहे हैं उसका विकास इसी काल में हुआ। जिस रेलगाड़ी में आप घूमते हैं उसका विकास भी इसी काल में हुआ। जिस टेलीफोन का प्रयोग आप करते हैं उसका विकास भी इसी काल में हुआ। अन्य अनेक प्रकार के विकास, शिक्षा पे विकास, सभी ऐसे बहुत हमारे डेवलपमेंट्स होंगे जो ब्रिटिश काल के अंदर हम लोग देखेंगे। फिर आएगा सबसे यादगार 1857 का विद्रोह, जहां से अमर होंगे मंगल पांडे, जहां से अमर होंगी झांसी की रानी
लक्ष्मीबाई और भी अन्य, तात्या टोपे, ऐसे अनेक क्रांतिकारी यहाँ से सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। इसके बाद आगे के काल में हम पढ़ेंगे कैसे कांग्रेस, जो इस समय विपक्षी सरकार बनी हुई है, इसके सबसे प्रभावशाली नेता, जिनका नाम बच्चा बच्चा अपनी जुबान पर रखता है, माननीय राहुल गांधी जी, जिस पार्टी से संबंध रखते हैं वही कांग्रेस का उदय होगा, भारत में राष्ट्रवाद का उदय होगा। कैसे अभी तक ये 1857 तक के विद्रोह में भारत नहीं आया है, भारत अब आएगा, राष्ट्रवाद का उदय होगा भारत के लिए। क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो मंगल पांडे ने लड़ाई विद्रोह किया था कारतूस को लेकर के, लक्ष्मीबाई ने विद्रोह किया है झांसी प्रांत को लेकर के, ऐसे ही अन्य जो विद्रोह हुए हैं ये सभी प्रांतीय शक्तियां थीं। जब कांग्रेस आएगी उस काल में जो विद्रोह चालू होंगे, क्रांतियां चालू होंगी, आंदोलन चालू होंगे, एक राष्ट्र के लिए चालू होंगे, दैट्स नेम इज इंडिया। वर्तमान में एट्स अ प्रेजेंट टाइम इट्स अ भारत। एक देश के लिए जो विद्रोह और उसको आजादी दिलाने के लिए जो क्रांतियां और आंदोलन होंगे वैसे काल में होंगे भारत के समय में। नाउ लास्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अभी जो कांग्रेस बनी थी, जब वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सॉरी एक चीज आपको जानकारी मैं पहले देना चाहता हूं, इस कांग्रेस की जो स्थापना की थी वह एक ब्रिटिशर ही था। इसकी स्थापना करने वाला कोई भारतीय नहीं था। कौन था, क्यों स्थापना की थी, ये जानकारी हम उस टाइम पे पढ़ेंगे। फिलहाल इधर देखते हैं, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय होगा तो 3 प्रकार के इसमें चरण आएंगे। पहला आएगा उदारवादी चरण, दूसरा आएगा उग्रवादी चरण और तीसरे में आएंगे गांधी जी, जिसको हम गांधीवादी चरण के नाम से जानेंगे। इसके बाद आइए जानते हैं अंग्रेजों ने नई नीतियां और अंग्रेजों के नए नए शासन कानून कौन से आए और कैसे हमारा देश आजाद होगा। आजादी की यात्रा में चलते हैं, आइए जानते हैं आगे की कहानी। 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये एक ऐसा अधिनियम ब्रिटिश सरकार बनाएगी जिससे संविधान भी आज तक अछूता ना रहा है। हमारे भारतीय संविधान में मोर देन 50% पार्ट यहीं से लिया गया है और इसी शासन अधिनियम के तहत स्थापना होगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। 1935 में इसको स्थापित किया गया है। क्रांतिकारी आंदोलन, देश को आजादी दिलाने के लिए अनेक क्रांतिकारी होंगे जो अविस्मरणीय हैं, ये आंदोलन करेंगे, जिसमें प्रमुख 3 नाम तो आप सभी लोग जानते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और भी अन्य अनेकों क्रांतिकारी आएंगे। हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे और क्रांतिकारी आंदोलन के साथ एक देश में प्रसिद्धि प्राप्त, ना उनके जैसा कोई नेता था ना अब होगा, जिसकी उपाधि ही नेताजी के नाम से है, आ पर्सन, a legendary leader, that's name is सुभाष चंद्र बोस जी, उर्फ एलियास नेताजी। इनका स्थान कोई नहीं ग्रहण कर सकता है। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर आएगा क्रिप्स मिशन फेल होगा, आएंगे आप सभी लोग जानते हैं साइमन जी, साइमन गो बैक का नारा, लाला लाजपत राय की हत्या, ये इसी के
आसपास की घटना होगी, भारत छोड़ो आंदोलन होगा, कैबिनेट मिशन आएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण में सहायता करने के लिए, उसके लिए योजना बनाने के लिए आएगा, माउंटबेटन योजना होगी, लास्ट गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल हमारे देश के बनेंगे माउंटबेटन, ये एक स्कीम निकालेंगे कैसे हमारे देश को फ्रीडम मिले, पाकिस्तान बनेगा उसको डिवाइड करवाएंगे। और नाउ लास्ट, जिस वर्ड के साथ हम लोग रहे हों उस समय, न रहे हों, लेकिन आज भी यह वर्ड अपने आप में एक उत्तेजना रखता है, आजादी, जिसके लिए इतना बड़ा संघर्ष होगा। एट द लास्ट 15th of August, the year is 1947, at midnight we got the freedom from the British ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी के साथ हमारे देश का संपूर्ण इतिहास समाप्त होगा, जब हम समाज में इतने विषय पर एक गंभीर नॉलेज रखेंगे, हम अपने संपूर्ण इतिहास को जानेंगे, तब हम वर्तमान में देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक सभी प्रकार की नीतियों को समझने में, उस पर चर्चा करने में, उस पर निर्णय देने में सक्षम होंगे। तो आगे की शुरुआत आप करेंगे मेरे साथ। भारत के संपूर्ण इतिहास में वन बाय वन, छोटे से छोटे मुद्दे को, छोटी से छोटी जानकारी को मैं आपके बीच में लाऊंगा। देखते रहिएगा शाश्वत संस्थान पर भारत का संपूर्ण इतिहास। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट में जय हिंद जरूर रखिएगा। धन्यवाद।